नेक्स्ट विशेषता है प्रबंध कुछ सामान्य सिद्धांत है। मैंने पहले कहा था कि प्रबंध हम हेनरी फयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रबंध करने के लिए 14 सिद्धांत दिए। उस स्तरीय प्रबंधकों के लिए ये सिद्धांत विभिन्न शिक्षाविदों, चिंतकों एवं प्रबंधकों ने गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए। जैसे हम वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर है, उन्होंने थकान अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन उनका लगातार प्रयोग करके सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनका मानना था जैसे थकान अध्ययन, एक व्यक्ति लगातार काम करते करते उसमें थकावट आ जाती है, अगर उसमें कुछ समय विश्राम दे दिया जाए तो उनके कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। समय अध्ययन, उन्हें समय अध्ययन उन लोगों के लिए किया जो व्यक्ति कामचोर है, वो जो काम नहीं करते, भाई इतने समय में स्टैंडर्ड टाइम बताते, प्रमाणित समय कि इतने समय में 1 घंटे में 3 जोड़ी जूते बनाने। अगर आप आवश्यकता से कम काम करोगे तो आपके वेतन की कटौती होगी। तो इसलिए कहा कि प्रबंध करने के लिए सामान्य सिद्धांत दिए गए। जैसे हेनरी फयोल ने कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया, इसका प्रयोग करके देखे कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो और उन्हीं कर्मचारियों को सौंप दो। एक कर्मचारी लगातार एक जैसा कार्य करेगा तो उसके कार्य में कुशलता में वृद्धि हो जाएगी जाएगी। अगला है प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता होनी आवश्यक है। प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता से अभिप्राय है कि नेतृत्व क्या होता है, अपने अनुसार अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। यानी कि नेतृत्व क्या होता है कि अपने अनुसार, अपने अनुयायियों कौन होते हैं, अपने कर्मचारी, यानी कि अपने अधीनस्थ भी हो सकते हैं और नहीं भी, अपने अनुसार कार्य करने के लिए कह सके। जैसे आज की डेट में नरेंद्र मोदी, ठीक है, जब एक बार जनता के सामने कहता है, जैसे ही जनता उसके आदेशों का पालन करती है। नेक्स्ट विशेषता है प्रबंध कार्य संस्था के अंदर व बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है, उसे प्रभावित करता है। यानी प्रबंध कार्य संस्था के अंदर व बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। यहाँ वातावरण से प्रभावित का वातावरण से ये अभिप्राय नहीं गर्मी सर्दी, यहाँ वातावरण से प्रभावित है आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में नियोक्ता, कर्मचारी तथा संसाधन होते हैं, इसलिए बोला कि आंतरिक वातावरण इन पर जैसे नियोक्ता, कर्मचारी, नियोक्ता हो गया मालिक, कर्मचारी तथा संसाधन जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाए, इस पर संस्था का नियंत्रण होता है, उसे अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जबकि बाह्य वातावरण में अब आर्थिक वातावरण में जैसे ब्याज की दर, जो ब्याज वगैरह लेते हैं गाड़ी उड़ी वगैरह, उनकी दर, टैक्स की दर, सामाजिक और राजनीतिक, जैसे राजनीतिक वातावरण हो गया, तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजी, ये संपूर्ण वातावरण प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते। बाह्य वातावरण पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जैसे बाह्य वातावरण, कानूनी वातावरण लगा लो, अब लॉकडाउन चला हुआ है, सब कंपनियों वगैरह के लिए बंद कर दे, इस पर संस्था का कोई नुकसान नहीं। उन्हें फिक्स एक्सपेंसेस जैसे रेंट वगैरह, एम्प्लॉय है जो भी, उनका वेतन देना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागतों में वृद्धि हो रही है और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही, जिससे उनका, परंतु उन पर उनका कोई नियंत्रण, संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए बोला कि प्रबंध को आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण से सचेत रहना चाहिए। आंतरिक वातावरण पर तो प्रबंधकों का नियंत्रण है, परंतु बाह्य वातावरण पर प्रबंधकों का कोई नियंत्रण नहीं है, जो संस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। अगली विशेषता है कि प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने हेतु अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। हमने पहली विशेषता यही पढ़ी थी कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध तो मुख्य कार्य नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि का कार्य करता है, ठीक है जी। वे अधीनस्थ पुनः अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। यहाँ अधीनस्थ कौन है, अधिकार चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ये अगर यहाँ ए उच्च अधिकारी, बी इसके अधीनस्थ है, सी इसके अधीनस्थ है, ठीक है। तो वे अपने अधीनस्थ को
पुनः अपने कुछ अधिकारों को सौंपते, यानी कि ए अपने बी अधीनस्थ को कुछ अधिकार सौंपते। अधिकार होते निर्णय लेने की शक्ति। वे अधीनस्थ पुनः अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, यानी कि सी को। अतः फलतः प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारों के प्रति उत्तरदायी भी बन जाता है। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही, जवाब देना है। तो बी सी से जवाब मांग सकता है कि जो मैंने आपको काम बताया किया है नहीं, ए बी से मांग सकता है। तो बी सी बी को रिपोर्ट करेगा और बी किसको करेगा, ए को रिपोर्ट करेगा। तो फलतः प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारों के प्रति उत्तरदायी भी बन जाता है। इस प्रकार संस्था के प्रत्येक स्तर पर अधिकार एवं दायित्वों की श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। हमने एक सोपान श्रृंखला के नाम पर पढ़ा था, तो उसमें संप्रेषण की एक औपचारिक श्रृंखला दी गई थी कि पहले आदेश ऊपर से नीचे और सुझाव नीचे से ऊपर चलते कि निर्माण हो जाता है, जिससे सभी को अपने अधिकार एवं दायित्वों का पता चल जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको सुझाव देगा, उसके किस कर्मचारी के या किस अधिकारी के क्या किसको क्या आदेश देगा। अगला पॉइंट है, दोबारा से रिपीट करते हैं, प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता होनी आवश्यक है। यहाँ नेतृत्व से अभिप्राय है कि एक नेता वह होता है जो अपने अनुयायियों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। यहाँ अनुयायियों से अभिप्राय है कर्मचारियों से, अधीनस्थों से नहीं है, कर्मचारियों से। ठीक है। और यहाँ करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे उसमें आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति हो, वह चरित्रवान हो, वह निर्णय क्षमता हो यानी निर्णय आसानी से ले सके, उसमें शिक्षण और तकनीकी योग्यता हो, अभिप्रेरण की योग्यता हो, दूरदर्शिता और समूह भावना आदि हो। जैसे आज की डेट में हम मानते हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी बातें कही जाती है जनता उनको सह स्वीकार करती है और उनका पालन भी करती है। अगला पॉइंट है, प्रबंधक जो भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। यहाँ निर्णय से अभिप्राय है, यहाँ निर्णय से अभिप्राय है निर्णय लेने की प्रक्रिया। क्यों निर्णय एकदम अनेक निर्णय लेने की प्रक्रिया, कभी कुछ कार्य करने के संबंध में तो कभी किसी कार्य को टालने के संबंध में निर्णय लेना ही पड़ता है। इसलिए निर्णय द्वारा ही कहा गया है कि प्रबंधक जो भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। निर्णय क्या होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया। भाई मैं ये कार्य करूं या ना करूं, मैं घर से बाहर, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मैं घर से बाहर जाऊं ना जाऊं, जाऊंगा तो रास्ते में पुलिस मिली गई, तो कई चीज़ों पर विचार करके हम एक निर्णय लेते हैं, उसे ही निर्णय द्वारा कहते हैं।